हेलो मित्रों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग सीमावर्ती राज्यों साम्राज्यों को पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे साम्राज्य थे जो स्वतंत्र होने लगे थे। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे साम्राज्यों का अध्ययन किया है। मैंने कहा था कि इन सभी साम्राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण एक साम्राज्य है जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, और उस साम्राज्य को कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। लेकिन विजयनगर साम्राज्य बना कैसे, यह स्थापित कैसे हुआ और स्वतंत्र कैसे हुआ, इसके पीछे भी कुछ कहानी है, उसको हम जान लेते हैं। बात है 1325 ईस्वी की, जब मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसास्प ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कहां पर किया उसने? कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर। जब उसने कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर विद्रोह किया तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यह तो साम्राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है, और मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं खुद जाकर उस विद्रोह को दबाने के लिए गया। वह खुद गया, उस विद्रोह को दबाया, और उस विद्रोह को जैसे ही दबाया तो वहां से बहाउद्दीन गुरसास्प वहां से भागकर कर्नाटक के एक स्थान है वहां पर जाकर राजा के यहां छुप गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उस राजा को पराजित किया, और उस राजा के जो अधिकारी थे हरिहर और बुक्का, उन दोनों को गिरफ्तार करके बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। जब उसे वह दिल्ली लेकर आया तो उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उनकी कार्यकारिणी को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय बाद उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र करके दक्षिण भारत में कर्नाटक में फिर से वहां पर आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे, तो उन आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए हरिहर बुक्का दोनों भाइयों को पहुंचा दिया। हरिहर बुक्का दिल्ली से कहाँ आते हैं? दक्षिण भारत आते हैं, कर्नाटक आते हैं, और कर्नाटक आकर उस विद्रोह को दबा देते हैं। विद्रोह को जब वह दबा रहे होते हैं तो उसी वक्त उनकी मुलाकात विद्याधरण नामक एक हिंदू संत से होती है। जब उनकी मुलाकात विद्याधरण से होती है तो विद्याधरण उन्हें पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए बोलते हैं। तो वह विद्याधरण के सापेक्ष में आकर, विद्याधरण के अंतर्गत आकर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ही हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं वहाँ पर एक वंश की स्थापना करते हैं जिसे कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर को स्वतंत्र घोषित कर कर वहाँ पर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। और इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में सबसे प्रमुख हाथ किनका होता है? हरिहर और बुक्का का होता है। तो यदि हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसके उद्भव में काकतीय वंश का योगदान माना जाता है। किसका माना जाता है? काकतीय वंश का योगदान माना जाता है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश आते हैं। कितने वंश आते हैं? 4 वंश आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो वंश आता है उसे कहते हैं संगम वंश। संगम वंश हरिहर और बुक्का के पिता, जिनका नाम ही संगम था, उनके नाम पर आधारित है, और उनकी स्थापना भी हरिहर और बुक्का द्वारा ही की गई थी। पहला वंश था जो 1336 से 1485 ईस्वी तक चला था। दूसरा वंश है सुलुभ वंश, और सुलुभ वंश कब से कब तक चला था? 1485 से 1505 ईस्वी तक चला था। सुलुभ वंश के बाद तुलुभ वंश आता है, और तुलुभ वंश का कार्यकाल 1505 से 1570 ईस्वी तक होता है। और तुलुभ वंश के बाद आखिरी वंश आता है जिसे कहा जाता है अरविंदु वंश। अरविंदु वंश का कार्यकाल 1570 से 1612 ईस्वी तक रहता है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये 4 वंश अलग अलग समय पर आते हैं और अलग अलग समय पर आकर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो ये चारों वंश ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे। इनके जो प्रमुख राजा हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम पहले वंश का, जिसका नाम है संगम वंश। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो इसमें भी सबसे प्रमुख आता है हरिहर प्रथम। जो हरिहर है वह संगम वंश का क्या था? प्रथम शासक था। और संगम जो नाम पड़ा था वो हरिहर बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ा था। उनका नाम संगम था, इसलिए इस वंश का नाम भी संगम वंश रखा गया था। 1346 में होयसल राज्य का क्षेत्र जीतकर इसने विजयनगर में मिलाया था। किसने? हरिहर प्रथम ने। तो यदि हरिहर प्रथम आता है तो उसके विषय में आपको कम से कम 2-3 फैक्ट याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा कि हरिहर ने क्या किया, फिर बुक्का ने क्या किया। ऐसे बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे काम किए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि राजाओं से प्रश्न बनेंगे तो 3 नंबर में ही बनेंगे, इसलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपको याद रहे। इसलिए हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम राजाओं के अंतर्गत कवर करने का
का प्रयास करेंगे। तो हरिहर प्रथम की बात करें तो यह क्या था, संगम वंश का प्रथम शासक था और 1346 ईस्वी में इसने होयसल राज्य को जीतकर संगम वंश में समाहित कर लिया था या विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। इसने अपनी राजधानी जो है वो अनेगोंडी बनाई थी। क्या बनाई थी? अनेगोंडी बनाई थी। फिर हरिहर प्रथम के बाद आता है बुक्का प्रथम। बुक्का थोड़ी महान शासक था, बहुत महान शासक था। इसने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी, जैसे कि राज सिंहासन का अवलंब, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। तो इस तरीके की भारी भरकम उपाधियां ये धारण करता था। इसने अपने पुत्र कुमार कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा था और इस जो मदुरा विजय का जो वर्णन है वो उसकी पत्नी गंगा देवी की कृति मधुरम विजयम में मिलती है। तो प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि मधुरम विजयम किसकी कृति है? तो वह गंगा देवी की। और गंगा देवी कौन थी? तो कुमार कंबन की जो थी पत्नी थी। और कुमार कंबन कौन थे? बुक्का प्रथम के पुत्र थे। इसका बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम के साथ भी क्या होता है? मुगदल का युद्ध होता है। और मुगदल के युद्ध में जो बारूद का प्रयोग है सबसे पहले होता है और भारी भरकम मात्रा में बारूद का खुलकर प्रयोग किया जाता है। और जो किन किन के मध्य हुआ था? तो जो बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह प्रथम के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध था? तो मुगदल का था, सॉरी मुगदल के किले में लड़ा गया युद्ध था। फिर हम देखते हैं हरिहर द्वितीय को। तो जो हरिहर द्वितीय है इसे महाराजाधिराज भी कहा जाता था, अर्थात इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने बहमनी साम्राज्य से गोवा और दालोप का क्षेत्र छीन लिया था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में जहां पर विजयनगर साम्राज्य था उसी समय पर स्वतंत्र होकर एक साम्राज्य बना था जिसे बहमनी साम्राज्य कहते हैं। और बहमनी साम्राज्य हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो अधिकतर युद्ध विजयनगर और बहमनी के बीच ही लड़े जाते थे, क्योंकि बहमनी और विजयनगर सीमा से लगे हुए थे और सीमा से जो राज्य लगे होते हैं उनमें अक्सर करके युद्ध लड़ा जाता है। तो इनके अधिकतर युद्ध किससे लड़े गए थे? बहमनी साम्राज्य से लड़े गए थे। तो जो हरिहर द्वितीय था इसने गोवा और दालोप का जो क्षेत्र था वह बहमनी साम्राज्य से छीन लिया था। इसके बाद देवराय प्रथम शासक आता है। इसने सर्वप्रथम 10,000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था। चूंकि ये हिंदू शासक थे, हरिहर बुक्का ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था, तो ये यहाँ पर पहले हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे धर्मनिरपेक्ष नीति को अपनाते हैं और अब अपनी सेना में मुसलमानों को भी समाहित करने लगते हैं। तो जो देवराय प्रथम है उसने 10,000 मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया था। इसी के समय पर इटली का जो यात्री था निकोलो कॉन्टी वह विजयनगर आया था। सीधा प्रश्न एक बार पूछा गया था कि निकोलो कॉन्टी कहाँ का यात्री था? तो कहाँ का था? इटली का था। किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और कहाँ पर आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में आया था। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जो विदेशी यात्री जिस समय में जिस शासक के काल में आए हैं हमें वह ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। इसने ही तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का भी निर्माण करवाया था। तो प्रमुख इसके विषय में बातें कौन कौन सी हैं? इसने अपनी सेना में ये 10,000 मुसलमान सैनिकों को शामिल किया था, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष राजा था। फिर इसके समय इटली का जो निवासी था, यात्री था निकोलो कॉन्टी, वह विजयनगर आया था और इसी ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण करवाया था। फिर हम देखते हैं देवराय द्वितीय को। इमादी देवराय और गजवेटकार, ये उपाधियां इसने धारण की थी। कौन कौन सी? इमादी देवराय और गजवेटकार। गजवेटकार का अर्थ क्या होता है? हाथियों का शिकारी। तो इसकी यह उपाधि हुआ करती थी। इसकी सेना में सर्वाधिक मुसलमानों को भर्ती किया गया था। तो देवराय प्रथम ने 10,000 मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया था और जो देवराय द्वितीय था इसने बहुत ज्यादा मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया था। अर्थात विजयनगर साम्राज्य में जितने भी शासक आए थे उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिकों को भर्ती करने वाला जो शासक था वह कौन था? देवराय द्वितीय था। फारस या ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। किसके काल में? देवराय द्वितीय के काल में। तो देवराय प्रथम के काल में कौन आया था? निकोलो कॉन्टी आया था। और देवराय द्वितीय के काल में कौन आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था। वो कहाँ का था? इटली का था। और ये कहाँ का है? फारस या ईरान का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है सुलभ वंश। ध्यान रखिएगा, सारे राजा हमने नहीं पढ़े हैं, जो फेमस हैं, जिनके कार्यकाल में कुछ ना कुछ घटना हुई है या जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, हमने सिर्फ उन्हीं राजाओं को कवर करने का प्रयास किया है। सुलभ वंश के अंत के बाद जो वंश आता है उसे संगम वंश के अंत के बाद जो वंश आता है उसे कहा जाता है सुलभ वंश। सुलभ वंश जो होता है इसकी स्थापना 1485 ईस्वी में नरसिंह सुलभ द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? नरसिंह सुलभ द्वारा की जाती है।
इस घटना को प्रथम बालापहार कहा जाता है। बालापहार क्या होता है? बलपूर्वक किसी का अपहरण करना या बलपूर्वक सत्ता को छीनना। तो सुलभ वंश का जो शासक था नरहरि सुलभ, इसने बल के द्वारा या शक्ति के द्वारा सत्ता पे हस्तांतरण किया था और एक नवीन वंश बनाया था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, जिसे कहा गया था सुलभ वंश। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही वंश का परिवर्तन हुआ तो उसे बाल अपहार की उपाधि दी गई थी। तो ये क्या था? प्रथम बाल अपहार था। पहली बार विजयनगर साम्राज्य में सत्ता का हस्तांतरण शक्ति के आधार पर, बल के आधार पर किया गया था। फिर सुलभ वंश के बाद आता है तुलुभ वंश। तुलुभ वंश की जो स्थापना है वो 1505 ईस्वी में वीरन सेन द्वारा की जाती है। सुलभ वंश में जो राजा थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया है। तुलुभ वंश जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1505 में। और किसने की थी? तो वीरन सेन ने की थी। और इसे क्या कहा गया था? द्वितीय बालापहार। द्वितीय बालापहार क्यों? क्योंकि दूसरी बार विजयनगर साम्राज्य में अब सत्ता छीनी गई थी बल के आधार पर, या सत्ता का अपहरण किया गया था बल के आधार पर, इसीलिए इसे बल अपहार या बलापहार कहा जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के विषय में बहुत लेंदी क्वेश्चन भी बनता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी बनता है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनता है। इसलिए जो तुलुभ वंश का शासक है कृष्णदेवराय, हमें इसको थोड़े अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से यदि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो इसकी प्रशासनिक स्थिति से पूछा जाएगा या फिर कृष्णदेवराय की उपलब्धियों से पूछा जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कृष्णदेवराय की। तो कृष्णदेवराय का जो शासनकाल है वो 1509 से 1530 ईस्वी तक चलता है। किस वंश का था? तो तुलुभ वंश का था। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कृष्णदेवराय किस वंश का था। तो साम्राज्य तो विजयनगर था, लेकिन विजयनगर के अंतर्गत वंश कौन सा था? तो तुलुभ वंश था। और इसका कार्यकाल क्या था? 1509 से 1530 ईस्वी तक। इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे यवनराज स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, आर्द्र पितामह, आंध्र भोज। तो ऐसी भारी भरकम ये उपाधियां धारण करता था। इसने इसकी ये उपाधियां हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये उपाधियां आपको ध्यान रखना है कि यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसकी है, अभिनव भोज की उपाधि किसकी है, आंध्र पितामह की उपाधि किसकी है, या आंध्र भोज की उपाधि किसकी है। तो ये सारी उपाधियां किसकी थी? कृष्णदेवराय की थी। बाबर ने तुजुक बाबरी में कृष्णदेवराय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया गया था? कृष्णदेवराय को। किसने बताया था? बाबर ने। कहां पर बताया था? तो तुजुक बाबरी में बताया था, जो इसकी आत्मकथा थी। उपलब्धियों की बात कर लेते हैं कि कृष्णदेवराय की उपलब्धियां क्या क्या थीं। तो ध्यान रखिएगा, उपलब्धियों को भी हम बांटकर देख लेते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में क्या किया, सैनिक क्षेत्र में क्या किया, आर्थिक क्षेत्र में क्या किया, साहित्य के क्षेत्र में क्या किया। तो ऐसे उपलब्धियां हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सैनिक क्षेत्र में देख लेते हैं। तो इसने सैनिक क्षेत्र में 2 वंशों से अधिक युद्ध लड़ा था। एक तो उड़ीसा के शासकों से, जहां पर गजपतियों का शासन था। मैंने कहा था कि जो उड़ीसा में शासक होते थे उन्हें गजपति की उपाधि दी जाती थी, उन्हें गजपति कहा जाता था। तो इसने उड़ीसा के राजपति नहीं है, हाँ राजपति शासक जिन्हें गजपति भी कहा जाता था, प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। किसे? प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। ऐसे ही बीजापुर मैंने बताया था आपको अभी कि बहमनी साम्राज्य में भी बहुत सारे, जब इसका विघटन हो जाता है बहमनी साम्राज्य का, तो ये 5 भागों में बढ़ जाता है। तो उसमें से ही एक भाग होता है जिसे कहते हैं बीजापुर। तो बीजापुर का जो शासक होता है इस्लाम शाह है, यह इससे युद्ध करता है और इस्लाम शाह को पराजित कर देता है। तो यह इसकी सैनिक क्षेत्र में उपलब्धियां थी। साहित्यिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इसके काल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, क्योंकि तेलुगु साहित्य यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लिखे गए थे और उनका विकास हुआ था। इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टदिग्गज सीधा 3 नंबर में लिखा हुआ आता है, या आपसे 5 नंबर में भी अष्टदिग्गज पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टदिग्गज क्या थे। तो ये क्या थे? विद्वान थे। 8 विद्वान थे। किसके शासनकाल में थे? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे। इनमें प्रमुख कौन कौन थे तो वो देख लेते हैं। जैसे कि पैद्दन थे। पैद्दन ने रचना किसकी की थी? मनुचरित की थी। वैसे ही
तेनालीराम थे। तेनालीराम ने रचना किसकी की थी? पांडुरंग महात्य की थी। ऐसे ही नंदी तिम्मन थे, इन्होंने परिजात प्रहरण की रचना की थी। तो ये प्रमुख थे 8 में से, और भी थे, बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको इन 3 के नाम और इनकी कृतियों को याद रखना है। तो यदि आपसे अष्टदिग्गज पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये विद्वानों की मंडली थी, 8 विद्वानों की मंडली थी, साहित्यकार थे सभी के सभी, और किसके दरबार में निवास करते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में निवास करते थे। कृष्णदेव राय विजयनगर के तुलुव वंश से संबंधित था। इसके बाद स्वयं कृष्ण देव राय भी तेलुगु भाषा में, इसने भी बहुत सारी रचना की थी। कुछ तेलुगु भाषा में की थी, कुछ संस्कृत भाषा में की थी। जैसे इसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यात की रचना की थी, और संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणम व उषा परिणय की रचना की थी। तो ये रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं कि कृष्णदेव राय की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये खुद ही साहित्यकार था, खुद ने भी बहुत सारी रचनाएं की थी। साथ ही साथ इसके दरबार में भी बहुत सारे विद्वान रहते थे, साहित्यकार रहते थे, जिन्हें 8 विद्वान और साहित्यकारों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। जिसमें प्रमुख कौन कौन से थे? तो इसमें प्रमुख थे जैसे कि तेनालीराम थे, नंदी तिम्बन थे और पेद्दन थे। साहित्य के क्षेत्र, स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियों को देख लेते हैं। तो इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें प्रमुख थे हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर और चिदम्बरा मंदिर। तो ये प्रमुख थे जिनका इसने निर्माण करवाया था। इसके बाद अन्य क्षेत्र में भी इसकी उपलब्धियों को देखें तो इसी के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा कहाँ पर आया था? विजयनगर आया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि डोमिंगो पायस या बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो पुर्तगाली यात्री थे, पुर्तगाल के यात्री थे। किसके शासनकाल में आए थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। और कहाँ आए थे? तो विजयनगर आए थे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। विजयनगर में इसने सिंचाई की व्यवस्था की थी, बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ ये शतरंज खेलने में कुशल था, शतरंज का अच्छा खिलाड़ी था। तो ये इसकी क्या थी? उपलब्धियां थीं। अब यदि आपसे 11 नंबर में या 5 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियों को लिखिए, तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से पार्ट वाइज बांट के लिख सकते हैं। इसकी सैनिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियां थीं, साहित्य के क्षेत्र में क्या थीं, स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या थीं, और अन्य क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियां क्या थीं। चलिए, कृष्णदेव राय के बाद आता है आच्युत देव राय। आच्युत देव राय क्या था? इसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। कितनी बार करवाया था? 2 बार करवाया था। तो ऐसे बहुत कम ही शासक हैं पूरे इतिहास में जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। तो आपको वह शासक याद रखने हैं, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार करवाया था, यहाँ अच्युत देव राय ने 2 बार करवाया है। ऐसे ही अकबर 2 बार करवाता है, और औरंगजेब 2 बार करवाता है। आगे हम जब मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में बताएंगे कि और कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्युत देव राय ने क्या करवाया था? अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर में इसी के शासनकाल में आया था। तो नूनीस कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली था। किसके दरबार में आया था? तो अच्युत देव राय के दरबार में आया था। कहाँ आया था? विजयनगर आया था। फिर एक शासक होता है जिसका नाम है सदाशिव राय। सदाशिव राय के ही शासनकाल में बन्नीहट्टी या राक्षस तगड़ी या तालीकोटा की लड़ाई होती है। ये लड़ाई बहुत ही फेमस थी, क्योंकि इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य की रीढ़ टूट जाती है और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो कौन सा युद्ध है? बन्नीहट्टी। बहुत सारे इसके नाम हैं। इसे बन्नीहट्टी या राक्षस तगड़ी या तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, तालीकोटा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो कुछ भी आ जाए आपसे, चाहे बन्नीहट्टी पूछा जाए, चाहे राक्षस तगड़ी पूछा जाए, चाहे तालीकोटा पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है कि वो तीनों के तीनों एक ही हैं। चलिए हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। कब लड़ा गया था युद्ध? तो 25 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 25 जनवरी 1565 को। किस नदी के तट पर? तो यह कृष्णा नदी के तट पर लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? कृष्णा नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध के कारण विजयनगर का क्या हो गया था? पतन हो गया था। इसी युद्ध में विजयनगर की बहुत ज़्यादा हार हुई थी, बहुत बुरी हार हुई थी, और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ध्यान रखिएगा, एक तरफ विजयनगर था जिसका नेतृत्व रामराय कर रहा था, और दूसरी तरफ दक्षिण के बहुत सारे राज्य थे, जिसमें बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकोंडा और बीदर। ये सभी के सभी किसके भाग थे? ये सभी के सभी बहमनी साम्राज्य के भाग थे।
तो इनका जो नेतृत्व है वह अली आदिल शाह कर रहा था और विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। तो एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य के जो विघटन हुए पार्ट थे, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था, वो सभी एक होकर इससे लड़ रहे थे। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य की इस युद्ध में या इस लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था। सबसे आखिरी वंश आता है अरविंदु वंश, बहुत कम समय तक चल पाता है, ज़्यादा इसमें पढ़ने का ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा जानकारी वो हम देख लेते हैं। 1570 ईस्वी में तिरुमल ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? तिरुमल ने स्थापना की थी। और राजधानी इसने क्या बनाई थी? पेनुकोंडा बनाई थी। क्या बनाई थी? पेनुकोंडा। महान शासक वेंकट द्वितीय, इसका महान शासक कौन हुआ था? वेंकट द्वितीय, जिसके काल में 1612 ईस्वी में वाडियार वंश मैसूर की स्थापना हुई थी। जब विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है फिर उसकी जगह पर वाडियार वंश आता है और वाडियार वंश के बाद ही जब आप आगे पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास में पहुंचते हैं, तो वहां पर किस वंश की स्थापना होती है? सॉरी, मैसूर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसकी होती है? मैसूर साम्राज्य की स्थापना होती है। और मैसूर साम्राज्य की स्थापना हैदर अली करता है। और मैसूर साम्राज्य में दो महान शासक होते हैं, एक हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान, जिसके विषय में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो ये विजयनगर साम्राज्य का इतिहास हुआ। विजयनगर में जो अरविंदु वंश था, सबसे अंतिम शासक रंगा तृतीय था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं विजयनगर की राजनीतिक व्यवस्था, जहां से 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोगों ने अभी तक क्या देखा? विजयनगर साम्राज्य का इतिहास देखा कि विजयनगर साम्राज्य बना कैसे, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से वंशों में किन किन शासक ने महानता से कार्य किया, उन प्रमुख शासकों को भी हमने देखा है और उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके शासनकाल में जो विदेशी यात्री भारत भ्रमण पर आए थे उनका भी हमने अध्ययन किया। अब विजयनगर साम्राज्य की हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था क्या थी। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे उत्तर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, लेकिन दक्षिण भारत का एक वंश है विजयनगर जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके प्रमुख शासक आगे जाकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और यहाँ की हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था। तो जैसे कि हमने उत्तर भारत में देखा था कि कोई भी राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जो वहां के शीर्ष पद पर बैठा होता है। तो यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर शीर्ष पद पर, यदि प्राचीन इतिहास में बात करें तो राजा बैठा हुआ करता था, लेकिन यदि हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वहां सुल्तान बैठा करता था। लेकिन विजयनगर क्या था? एक हिंदू शासक राज्य था। कैसा था? हिंदू शासकों द्वारा इसकी स्थापना की थी। जो हरिहर और बुक्का थे उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। पहले भी वो हिंदू ही थे, बीच में इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, लेकिन बाद में विद्याधर के शरण में आकर उन्होंने क्या है, हिंदू धर्म फिर से स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ का जो प्रमुख होता था उसे राजा कहा जाता था और उसका ही पद जो होता था वो सर्वोच्च होता था। और राजा की सहायता के लिए बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे। इन मंत्रियों को दंडनायक या नायक के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें दंडनायक या नायक के नाम से जाना जाता था। शासन का विभाजन बहुत सारे भागों में होता था, जैसे कि हमने केंद्रों में वहाँ पर देखा था कि पहले राज्य होता था, फिर प्रांत होता था, फिर जिला होता था, फिर तहसील लेवल पर, फिर ग्राम। ग्राम में सबसे छोटे इकाई होती थी, ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई होती थी। वहाँ के जो प्रमुख होते थे, खूत, मुकद्दम, पटवारी, ये बहुत सारे हुआ करते थे, हमने देखे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी व्यवस्था थी। यहाँ पर भी शासन के बहुत सारे अंग थे। जैसे सबसे ऊपर कौन था? केंद्र था। सबसे ऊपर क्या होता था? केंद्र होता था और केंद्र का प्रमुख राजा हुआ करता था। केंद्रों का विभाजन प्रांतों में हुआ करता था और प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। क्या कहते थे? मंडल। फिर मंडल का विभाजन किस में होता था? वलनाडु या कोट्टम में होता था, जिन्हें जिला कहा जाता है। तो प्रांतों का विभाजन जिलों में, और जिले को क्या नाम दिया जाता था? बलनाडु या कोट्टम कहा जाता था। ऐसे ही जिलों का जो विभाजन है वो तहसीलों में हुआ करता था और तहसीलों को स्थल या नाडु कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। तो आपको विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये वाले नाम याद नहीं रखने हैं। आपको कौन से नाम याद रखने हैं? ये वाले, कि
सबसे ऊपर केंद्र था, केंद्र का प्रमुख राजा था, केंद्र का विभाजन मंडल में होता था, मंडल का विभाजन बलनाडु या कोट्टम में होता था, कोट्टम का विभाजन नाडु या स्थल में होता था, और स्थल का विभाजन होता था मेलग्राम में। और मेलग्राम कितने गांवों का समूह था? तो 50 गांवों का समूह होता था। जहां जहां 50 गांव होते थे वहां पर एक समूह बना दिया जाता था जिसे मेलग्राम कहा जाता था। और मेलग्राम से छोटी इकाई क्या होती थी? और जिसे क्या कहा जाता था? ग्राम। ध्यान रखिए, ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में उसे और कहा जाता था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि केंद्र का विभाजन मंडल में, मंडल का बलनाडु में, बलनाडु का नाडु में, और नाडु का मेलग्राम का और में विभाजन हुआ करता था। इस तरीके की यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती थी। केंद्र का प्रमुख क्या होता था? राजा होता था। समस्त भूमि जो होती थी राज्य के अंतर्गत आने वाली या विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली, उसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता था। कौन कौन से भाग थे? एक थी भंडारबाद भूमि। क्या होती थी? भंडारबाद भूमि। भंडारबाद भूमि ऐसी भूमि जो राजकीय भूमि कहलाती थी, मतलब जो राज्य के नियंत्रण में होती थी, राज्य का अधिपत्य सीधा होता था, उस भूमि को कहा जाता था भंडारबाद भूमि। इसके बाद आती थी अमरम भूमि। अमर भूमि वो भूमि थी जो अमर नायकों को दी जाती थी, अर्थात अमर नायकों को सेवा प्रदान करने के उपलक्ष्य में एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था वेतन की जगह पर, तो उस भूमि को कहा जाता था अमरम भूमि। और ऐसी ही होती थी मान्य भूमि। मान्या जो भूमि थी वह धार्मिक अनुदान में दी गई भूमि थी, अर्थात धार्मिक अनुदानों में जो पंडितों को भूमि दे दी जाती थी, धार्मिक कार्यों के उपलक्ष्य में दे दी जाती थी, उसे मान्या भूमि कहा जाता था। तो पूरे विजयनगर साम्राज्य की जो भूमि थी उसे 3 भागों में बांटा गया था। भंडारबाद भूमि ऐसी भूमि जिस पर राजकीय नियंत्रण था, या राजा की जो भूमि हुआ करती थी, या जो केंद्रीय प्रशासन की जो भूमि हुआ करती थी, उसे भंडारबाद भूमि कहते थे। फिर अमरम भूमि जो अमर नायकों के पास होती थी, और फिर मान्या भूमि जो धार्मिक अनुदान में दी गई भूमि होती थी। तो सारी भूमि को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। यहां पर कुछ व्यवस्थाएं भी संचालित थीं, जैसे एक व्यवस्था थी नायंकर व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था क्या थी? इसका एक प्रमुख होता था जिसे अमरनायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमरनायक। अमरनायक अमरम भूमि से राजस्व स्वीकार करता था, वसूलता था। मतलब जो अमरों के लिए भूमि दी गई थी, अमरम जो होते थे, अमर नायक जो होते थे, उन्हें भूमि दी जाती थी, तो उनसे राजस्व वसूला जाता था उस भूमि के बदले में। तो उस राजस्व को वसूलने के लिए जो व्यवस्था थी उसे नायंकर व्यवस्था कहा जाता था, और इस व्यवस्था का जो प्रमुख था उसे अमर नायक कहा जाता था। अमर नायक का काम होता था अमरम भूमियों से राजस्व को वसूलना। ये अमरम अपने पास एक सैन्य टुकड़ी रखता था, साथ ही साथ यह प्रशासन को भी देखता था। तो क्या करता था? जिस तरीके से हमने सामंत देखे थे, उसी तरीके से ये भी होते थे। ये क्या करते थे? अपने पास सैन्य टुकड़ी रखते थे, प्रशासन को देखते थे, और यदि कोई गलत कार्य करता है, सही तरीके से टैक्स नहीं देता है या राजस्व नहीं देता है, तो उससे बलपूर्वक राजस्व की वसूली करता था। इनके जो पद थे वो वंशानुगत नहीं होते थे। कैसे होते थे? योग्यता के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। तो ध्यान रखिए, यदि नायंकर व्यवस्था पूछी जाती है तो आप इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि नायंकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाली एक व्यवस्था थी जो कि राजस्व वसूली के अंतर्गत आती थी, जिसमें अमर नायक प्रमुख भूमिका निभाता था, जो अमरम भूमि से राजस्व को वसूलता था, अपने पास सैन्य टुकड़ी रखता था, साथ ही साथ वहां के प्रशासन को भी देखता था। इनके पद वंशानुगत नहीं हुआ करते थे। तो यदि 5 नंबर में आता है तो आप उसको इस तरीके से डील कर सकते हैं, और यदि 3 नंबर में पूछता है तो आप 3 फैक्ट या 2 फैक्ट लिख सकते हैं। चलिए, एक और व्यवस्था थी जिसे कहते आयंगर व्यवस्था। क्या कहते हैं? आयंकार व्यवस्था। तो एक थी नायंकार व्यवस्था और एक है आयंकार व्यवस्था। तो ये अलग अलग हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नायंकार व्यवस्था क्या थी? अमरम भूमि से राजस्व वसूलने की व्यवस्था। और आयंकार व्यवस्था क्या थी? एक ग्रामीण स्तर की व्यवस्था थी, ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी हुई थी, और यह 12 अधिकारियों द्वारा संचालित होती थी। किसके द्वारा? 12 अधिकारियों के द्वारा संचालित होती थी। और इनके जो पद थे वह कैसे होते थे? वंशानुगत होते थे। आयंकर व्यवस्था के पद वंशानुगत थे, लेकिन नायंकर व्यवस्था के पद वंशानुगत नहीं होते थे। यदि अंतर भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि वो राजस्व वसूली का कार्य करती थी, एक ग्रामीण प्रशासन का कार्य करती थी। वहां पर अमर नायक हुआ करता था, यहां पर 12 अधिकारी हुआ करते थे। उनके पद वंशानुगत नहीं थे, लेकिन आयंकार व्यवस्था के पद वंशानुगत हुआ करते थे। आइए हम बात कर लेते हैं विजयनगर की आर्थिक व्यवस्था की, कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहले हम कृषि को देख लेते हैं। तो यहां की जो कृषि थी वो कैसी थी? उन्नत अवस्था में थी।
कृषि कैसी थी? उन्नत अवस्था में थी। भू राजस्व विभाग को 98 विभाग तथा भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिष्ट। तो ये शब्दावलियां आपको याद रखनी होंगी कि 98 विभाग क्या था, शिष्ट क्या था, क्योंकि ये प्रश्न 3 नंबर में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 98 विभाग है वह भू राजस्व विभाग ही था, जिसे विजयनगर के अंतर्गत, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत क्या कहा जाता था? 98 विभाग कहा जाता था। और इसके अंतर्गत जो भू राजस्व वसूला जाता था उसे शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व दोनों प्रकार से लिया जाता था, नगद भी लिया जाता था और अनाज में भी लिया जाता था। जो कृषक नगद में देने के लिए सक्षम थे उनसे नगद में लिया जाता था, और जो अनाज देने में सक्षम थे उनसे अनाज में वसूल किया जाता था। भू राजस्व की यदि हम दर की बात करें तो वह उपज का 1/6 से 1/3 भाग हुआ करता था। कितना होता था? 1/6 से 1/3 भाग हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, अधिकतर राजाओं का जो राजस्व विभाजन का या कर वसूलने की जो दर थी वो अधिकतर यही थी। यदि हम अलाउद्दीन खिलजी की बात छोड़ दें जिसने, और मोहम्मद बिन तुगलक की बात छोड़ दें जिसने क्या वो आधा 1/2 राजस्व वसूला था, मतलब कुल आय का 1/2 भाग राजस्व वसूलता था। इन दो शासकों को छोड़ दें तो सभी शासकों ने जो राजस्व वसूली की दर थी लगभग 1/6 से 1/3 के मध्य ही रखी हुई थी। वाणिज्य व्यापार की बात कर लेते हैं तो वाणिज्य व्यापार भी यहाँ क्या था? उन्नत अवस्था में थे। जिस तरीके से कृषि उन्नत अवस्था में थी उसी तरीके से वाणिज्य व्यापार भी उन्नत अवस्था में थी। विदेशी व्यापार हेतु भटकल का विशेष स्थान था। जो भटकल एक स्थान था उसका क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। मुद्रा की बात कर लेते हैं तो स्वर्ण मुद्रा को पैगोड़ा या बाराह या पेरदा कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था? पैगोड़ा, वाराह या पेरदा कहा जाता था स्वर्ण मुद्रा को। ऐसे ही रजत मुद्रा थी जिसे टार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टार। ताम्र मुद्रा को डिस्टेल कहा जाता था। तो ये मुद्राएं पूछ ली जाती हैं, आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था और ताम्र मुद्रा को क्या कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो समाज में ब्राह्मणों का विशेष स्थान था, क्योंकि यहाँ पर इनको ब्राह्मण, इन्हें जो हिंदू धर्म है वो किसने? विद्याधरण ने ही दिलाया था। और यहाँ पर चूंकि हिंदू धर्म है तो यहाँ पर ब्राह्मणों का विशेष महत्व होगा। सबसे उच्च स्थानों पर ब्राह्मण ही निवास करते थे, बड़े बड़े पदों पर इन्हें ही बैठाया जाता था, इन्हें ही आसीन किया जाता था। और यह कितना भी बड़ा जुर्म कर लें इन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। ध्यान रखिएगा। और कोई जाति का व्यक्ति यदि कोई दंड करता है, छोटा सा भी करता है, तो उन्हें कठोर दंड की व्यवस्था थी। लेकिन जो ब्राह्मण था, चूंकि वह उच्च दायित्व स्वीकार करता था, उच्च पद पर था, उसका विशेष स्थान होता था, बड़े पदों पर वही नियुक्त किया जाता था, इसलिए उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। विजयनगर में जो जातियां थीं उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक थी बाएं हाथ की और एक थी दाएं हाथ। मतलब जब राजा बैठता था सिंहासन पर तो उसके सामने जो प्रजा बैठती थी 2 प्रकार से बैठती थी। एक उसके दाएं हाथ पर बैठती थी, एक उसके बाएं हाथ पर बैठती थी। तो जो दाएं हाथ बैठते थे उनको दायां हाथ कहा जाता था, दाएं हाथ की जातियां कहा जाता था, और जो बाएं हाथ पर बैठती थी उन्हें बाएं हाथ की जातियां कहा जाता था। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई कहीं भी आकर बैठ जाए। ये जो दायां हाथ और बायां हाथ है इनका वर्गीकरण भी कुछ आधार पर होता था। वो आधार क्या थे? जैसे कि धर्म और जाति थे। जो बायां हाथ था वहां पर शैव धर्म के अनुयायी बैठते थे। कहां पर कौन बैठते थे? शैव धर्म, जो शिव धर्म को मानते थे वो बैठते थे बाएं हाथ पर। और इसमें गैर कृषि एवं शिल्प का कार्य करने वाले लोग आते थे। जो गैर कृषि का कार्य करते थे और शिल्प का कार्य करते थे वह आते थे बाएं हाथ के अंतर्गत, और यह शैव धर्म को मानते थे। उसी तरीके से जो दाएं हाथ पर बैठते थे वह वैष्णव धर्म को मानते थे और वह कृषि एवं व्यापार का कार्य करते थे। ये गैर कृषि का कार्य करते थे और ये क्या करते थे? कृषि और व्यापार का कार्य करते थे। ये गैर कृषि और शिल्प का, मतलब कृषि क्षेत्र में ये नहीं लगे रहते थे, सिर्फ शिल्प का कार्य करते थे। शिल्पकार होते थे जिसमें बाढ़ई, चर्मकार ये तरीके के आ जाते हैं। तो इन्हें छोटा माना जाता था और इन्हें उच्च माना जाता था। समाज में सुनारों, लोहारों और बाड़इयों तथा
इनकी जो हैसियत थी, कौन की, सुनारों की, लोहारों की और बाड़ियों की हैसियत ऊंची होती थी। और जो शिल्पकार थे जैसे कि जुलाहा हो गए, कुम्हार हो गए, तेलिए हो गए, तो इनकी जो हैसियत थी वो क्या मानी जाती थी, नीची मानी जाती थी। तो जिस तरीके से हमने अभी देखा कि एक दायां हाथ था, एक बायां हाथ था, तो जो बाएं हाथ थे इसमें गैर कृषि वाले शिल्पकार व्यक्ति होते थे। और शिल्पकार में कौन कौन आएंगे, तो शिल्पकार में जैसे जुलाहा आ गए, कुम्हार आ गए, तेलिए हो गए, तो इन्हें क्या है, निचला स्थान प्राप्त था, इसलिए इन्हें बाएं हाथ पे बैठाया जाता था। और जिन्हें उच्च स्थान प्राप्त था उन्हें दाएं हाथ पे बैठाया जाता था। और उसके अंतर्गत सुनार हैं, लोहार हैं, बाड़ई हैं, इनको ये वर्ग इसके अंतर्गत आते थे। सदाशिव ने नाइयों को व्यवसाय करों से मुक्त कर रखा था। किसने, सदाशिव राय ने। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जिसने नाइयों को व्यवसाय करों से स्वतंत्र कर रखा था, या किन्हें व्यवसाय करों से स्वतंत्र कर रखा था। तो सदाशिव राय ने नाइयों के लिए क्या कर रखा था, व्यवसाय करों से मुक्त कर रखा था। वैसे ही नूनीस के अनुसार राजप्रसाद की महिलाओं में अनेक ज्योतिष, भविष्यवक्ता एवं अंगरक्षिकाएं होती थीं। अर्थात यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, उन्हें सेना में भी भर्ती किया जाता था, उन्हें विद्या ग्रहण भी कराई जाती थी, अर्थात उन्हें पढ़ने लिखने भी दिया जाता था, और साथ ही साथ उन्हें सेनाओं में भी भर्ती किया जाता था। डोमिंगो पायस ने देवदासी प्रथा का तथा नूनीज ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। अर्थात डोमिंगो पायस कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। अब देवदासी क्या होती है मैं ये समझा देता हूं। तो देखिए, प्राचीन भारत से ही चली आ रही है प्रथा, और अभी भी भारत में यह प्रथा कई जिलों में प्रचलित है। कुछ महिलाएं हुआ करती थीं जो अविवाहित होती थीं, उन्हें लाकर मंदिर में रख दिया जाता था मंदिर की सेवा करने के लिए। चूंकि ये क्या होती थी, एक प्रकार से गुलाम होती थी मंदिर की, अर्थात उनका पूरा जीवन किस पे समर्पित होता था, मंदिरों पर समर्पित होता था। उनकी जो जिंदगी थी वह एक ब्रह्मचरणीय महिला की जिंदगी हुआ करती थी, और उनका काम सुबह से शाम तक होता था ईश्वर की सेवा करना, फिर नाच गाकर ईश्वर का मनोरंजन करना। लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रथा थी वह बुरी होती गई। धीरे धीरे ये जो महिलाएं थीं जो वहाँ पर पंडित कार्य किया करते थे, जो मंदिरों में पंडित सेवा किया करते थे, वह उनके उपभोग की वस्तु बनने लगी। पहले यह सिर्फ ईश्वर के लिए नाचती गाती थीं, ईश्वर की सेवा करती थीं, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता गया तो ये देवदासियाँ देव की दासी के साथ साथ जो वहाँ के पंडित हुआ करते थे उनकी भी दासियाँ बन गईं, उनके उपभोग की वस्तु बन गईं। अब वह नाच गाकर ईश्वर के साथ साथ पंडितों को भी दिखाने लगी। तो इस तरीके से यह प्रथा कुर्दी में बदल गई थी, और फिर बाद में इसके लिए ख़त्म करने की भी बात कही गई थी। लेकिन अभी भी यदि हम वर्तमान की बात करें तो दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे जिलों में ये देवदासी की प्रथा चलती रहती है। तो इन्होंने देवदासी और नूनीज ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। सती प्रथा को समझ लेते हैं। सती प्रथा क्या होती है, तो जब किसी महिला का पति अकाल मौत मर जाता है, चाहे युद्ध में मर जाए या कैसे भी मर जाए, तो ये सती प्रथा ध्यान रखिएगा कि उच्च वर्गों में ज़्यादा पाई जाती थी, जैसे कि जो राजा हुआ करते थे उनमें ज़्यादातर पाई जाती थी। तो यदि राजा की मृत्यु हो जाती थी तो रानी को राजा की अर्थी के साथ, जब राजा को चिता में, मतलब राजा का जो मरा हुआ शव होता था उसे चिता पर लेटाया जाता था, तो जो महिला होती थी उसकी गोद में उसका चिता, जो शव होता था राजा का, वो रख के महिला को जिंदा जला दिया जाता था उस राजा के शव के साथ। तो ये जो प्रथा थी वह सती प्रथा कहलाती थी। इससे महिलाओं का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। महिलाओं की जिंदगी राजा की जिंदगी पर निर्भर करती थी, अर्थात रानियों की जिंदगी जो थी वो राजाओं की जिंदगी पर निर्भर करती थी। जब तक राजा की जिंदगी है तब तक रानी की जिंदगी होती थी, और राजा की जिंदगी समाप्त होते ही रानी की जिंदगी समाप्त हो जाती थी। ऐसे ही अन्य महिलाओं की भी थी जो उच्च वर्ग में थे, वह जो पति होता था, पति की जिंदगी पर ही पत्नी की जिंदगी आधारित थी, इसीलिए पति को पति परमेश्वर भी कहा जाने लगा था। तो ये क्या है, क्लियर हुआ। सती प्रथा, सती प्रथा कुरीति बन गई थी। बाद में आगे चल के राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब आगे हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल्स में देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत, किसके सहयोग से, किसने इसे प्रतिबंधित किया था। तो डोमिंगो पायस ने देवदासी प्रथा और नूनीज ने सती प्रथा का उल्लेख किया है कि ये जो प्रथाएं थी वह विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थीं। साथ ही साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। अर्थात यहाँ पर बालकों का या बालिकाओं का बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था, दहेज लिया जाता था, साथ ही साथ वेश्यावृत्ति का भी यहाँ पर उल्लेख था, वेश्यावृत्ति का भी यहाँ पर प्रचलन था। वेश्याओं पर कर लगाया जाता था, परंतु कृष्णदेव राय ने वह कर समाप्त कर दिया था।
मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो विभिन्न शासक हुए थे वह वेश्याओं पर भी कर लगाते थे। वो मानते थे कि जो वेश्याएं वो सेवा दे रही हैं और सेवाओं के अंतर्गत सेवा कर इन पर लगाया जाना चाहिए। लेकिन कृष्णदेवराय एक ऐसा महान शासक था जिन्होंने वेश्याओं को कर मुक्त कर दिया था। तो इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं वो हमने कवर करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वह 3 नंबर के हों, 5 नंबर के हों या 11 नंबर के हों, वो सभी कवर हो जाएंगे। 3 नंबर के प्रश्न मैं बता दूं, जो मैंने बीच बीच में शब्दावलियां बताई हैं या जो राजा बताए हैं वहां से पूछे जाएंगे। 5 नंबर के प्रश्न जो यहां पर व्यवस्थाएं थी वहां से पूछे जाएंगे। और जो 11 नंबर का प्रश्न है वह यहां की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था से पूछा जाएगा। साथ ही साथ कृष्णदेवराय से भी बड़े शब्दों में या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकता है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कीजिएगा, इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस तरीके से सल्तनत काल से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरीके से मुगल काल से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके से जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्यों में विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का। ये कुछ आंदोलन थे जो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत चलाए गए थे। सूफी संतों द्वारा इस्लाम धर्म में सुधार हेतु सूफी आंदोलन चलाए गए थे। उसी तरीके से हिंदू धर्म में जो बहुत सारी कुरीतियां जन्म ले रही थीं, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए, उन प्रथाओं को खत्म करने के लिए एक नवीन धर्म के रूप में हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने के लिए कुछ आंदोलन चलाए गए थे जिन्हें भक्ति आंदोलन कहा जाता था। तो इन दोनों आंदोलनों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।